ओके, तो फर्स्ट डिसएडवांटेज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कि यहाँ पर सिक्योरिटी हमको उतनी अच्छे से नहीं मिल पाती है बिकॉज सेम रिसोर्स इज यूज्ड बाय मल्टीपल यूजर्स फ्रॉम मल्टीपल टर्मिनल्स. नाउ नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है इसका, प्रॉब्लम ऑफ डेटा कम्युनिकेशन. ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन अमंग प्रोसेसेस हो सकता है, अमंग यूजर्स हो सकता है, तो उनके बीच में डेटा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है बिकॉज यहाँ पर टाइम स्लॉट दे दिए जाते हैं हर एक यूजर या हर एक प्रोसेस को. तो जब तक एक प्रोसेस रन हो रही होती है तब तक कोई दूसरी प्रोसेस साइमल्टेनियसली रन नहीं हो पाती. तो अगर उनको आपस में कम्युनिकेट करना हो या यहाँ पर टू यूजर्स को आपस में किसी टास्क के लिए कम्युनिकेट करना हो तो वहां पर डेटा कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता. ठीक है, अगर आप सपोज अपने फ्रेंड के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप दोनों अगर साथ में किसी एक प्लेस पर पहुंचते हो, कम्युनिकेट करते हो, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा. लेकिन अगर आपको किसी ने बोला कि आपको आप में से एक ही पर्सन उस प्लेस पे एक बार में जा सकता है, तो पहले एक पर्सन जाएगा, वो कुछ मैसेज ड्रॉप करेगा, फिर दूसरा पर्सन आएगा, फिर वो उसको देखेगा, तो इतना इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा जितना कि साइमल्टेनियसली अगर दोनों पर्सन वहां पर हो तो हो जाए. राइट, तो यहाँ पर ये ड्रॉबैक इसलिए लिखा है, डेटा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लमेटिक हो जाता है इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे. यस वैभव, वीडियो ऑन कीजिए. ओके, तो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड है नेटवर्किंग से. ठीक है, जब आपके सिस्टम्स आए तो इनिशियली नेटवर्क नहीं था, मतलब इंटरनेट इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था जितना कि आज है. तो तब तक जो सिस्टम बनते थे जस्ट वो इस काम के लिए थे कि आपके टास्क इजी हो जाए, जो कैलकुलेशंस है, जो काम है, जो ह्यूमन बीइंग बहुत धीमी स्पीड में करते हैं वो सिस्टम फास्ट स्पीड में कर लेता है. तो उतने तक ही कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन हुआ था. बट उसके बाद इंटरनेट आया. ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की भी डिमांड बढ़ी, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की जो नेटवर्किंग में अच्छे से डील कर सके. जब सर्वर और क्लाइंट वाले सिस्टम की बात होती है तो जो सर्वर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम की डिमांड हुई वो मोर, हम कह सकते हैं कि मोर पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम डिमांड हुए वहां पर, क्योंकि वो सर्वर थे, उनको बहुत सारे क्लाइंट्स को सर्व करना था. तो सिंपल अगर हम क्लाइंट की तरह ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सर्वर मशीन पे डाल देते तो वो उस पर वर्क नहीं कर पाता, वो इतनी सारी मशीन को एक साथ रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता. तो बेसिकली नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो सर्वर पे इंस्टॉल होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं. ओके, तो उनकी जो कैपेबिलिटी होती है, पावर होती है, वो मोर होती है एज कम्पेयर टू क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम. बट उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है उसके साथ में, इसलिए सिर्फ इनको सर्वर मशीन पे ही इंस्टॉल किया जाता है, क्लाइंट पे नहीं किया जाता. तो इसके कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के. ओके, एक डिस्ट्रीब्यूटेड पहले रह गया है, टाइम शेयरिंग एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड एंड देन नेटवर्क. तो नेटवर्क को पहले डिस्कस कर लेते हैं, ये हमने स्टार्ट कर लिया पहले तो. ठीक है, तो इसके पॉइंट्स अगर हम देखें, अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन ऑन अ सर्वर एंड प्रोवाइड द सर्वर द कैपेबिलिटी टू मैनेज डेटा, यूजर्स, ग्रुप्स, सिक्योरिटी, एप्लीकेशन एंड अदर नेटवर्किंग फंक्शंस. ठीक है, एक सर्वर पे इंस्टॉल होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. एंड क्या देता है ये, उस बल्क में जो डेटा सर्वर्स पे होता है, जो उनकी रिक्वेस्ट बल्क में आती है, उनको मैनेज करने का, ग्रुप्स को मैनेज करना, यूजर्स को ग्रुप करना, और एप्लीकेशंस को मैनेज करना, सबको मैनेज करने की फंक्शनिंग प्रोवाइड करता है. The primary purpose of network operating system is to allow shared file and printer access among multiple computers in a network, typically a local area network LAN, a private network or to another network. ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिजाइन होते हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से डिजाइन होते हैं कि इसमें जो शेयरिंग होती है डेटा की, हमें पता है कि नेटवर्किंग पे हम चीजें, मैसेज भी सेंड करते हैं, मेल्स भी सेंड करते हैं, कुछ चीज डाउनलोड करते हैं, कुछ अपलोड करते हैं. तो ये जो सारा फाइल्स का शेयरिंग है, उसको रिसोर्सेज की शेयरिंग है, उसको सबको इंश्योर करता है इस टाइप का नेटवर्क. ठीक है, फिर वो नेटवर्क चाहे किसी भी टाइप का हो, लेन हो, किसी का प्राइवेट नेटवर्क हो या कोई अदर नेटवर्क हो. Example of network operating system include Microsoft Windows Server 2003,
माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2008, यूनिक्स, लाइनेक्स, मैक ओएस, ठीक है। तो ये कुछ सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनको हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। क्लियर है? अब कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस इसके भी डिस्कस कर लेते हैं। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं? सेंट्रलाइज्ड सर्वर आर हाईली स्टेबल, ठीक है। यूजिंग दीज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपका सर्वर होता है वो हाईली स्टेबल बन जाता है, बिकॉज उसके पास अब वो प्रोग्राम्स हैं, वो सिस्टम प्रोग्राम्स हैं जो कि सारी रिक्वेस्ट को डील कर सकता है, तो उसको स्टेबल बनाता है। स्टेबल का मतलब जो एक जैसा परफॉर्मेंस दे, जो भले एक रिक्वेस्ट आए या 10 आए या 100 आए या 1000 आए, ठीक है, वो कंटिन्यूसली स्टेबल परफॉर्मेंस देगा वहां पर। सिक्योरिटी इज सर्वर मैनेज, सिक्योरिटी जो होती है उसको भी सर्वर मैनेज करता है थ्रू नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। सिक्योरिटी क्या होगी? जैसे कि आप लोग रेलवे टिकट बनाओ कभी, तो उसमें क्या है, आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड लगता है, या कोई भी आजकल साइट है उसमें आपके अकाउंट बनाने को आपको बोल देते हैं आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड लगता है। तो वो पासवर्ड, वो आईडीज कहाँ कौन सेव करता है? आपका सर्वर सेव करता है। जिस भी सर्वर की आप सर्विसेज ले रहे हो वो सेव कर रहा है, उस सिक्योरिटी को वो मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो ये सब क्लाइंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का भी काम करता है। ये इसका एक अनदर एडवांटेज हुआ। Upgrade to new technology and hardware can be easily integrated into the system. अब टाइम टू टाइम हार्डवेयर टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, तो उसको भी आप इजीली इसमें इंटीग्रेट कर सकते हो इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ में, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं बेसिकली ये कि अगर आपको चेंज करना है अपना हार्डवेयर या आपके टेक्निकल थिंग्स, तो आप इजीली कर सकते हो, आपको बार बार न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Remote access to server is possible from different location and type of system. अलग अलग लोकेशन, किसी भी लोकेशन से बैठा हुआ पर्सन आपके सर्वर्स को एक्सेस कर सकता है थ्रू दीज टाइप्स ऑफ सर्वर्स। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इसके साथ में? आप कहोगे कि इसके तो सारे एडवांटेजेस हैं, अब क्या डिसएडवांटेज भी इसमें होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं, ठीक है। कोई सिस्टम जितना बड़ा होगा, जितना उसमें कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जितनी फैसिलिटीज वो दे रहा होगा, उतना ही वो सिस्टम कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है और कॉस्टली भी हो जाता है, ठीक। सो फर्स्ट इसका एडवांटेज है हाई कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड रनिंग अ सर्वर, ठीक है। ऐसा नहीं आप घर पे लाके सर्वर मशीन रख दो, ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दो तो आप सर्वर बन जाओ। आपको उसके लिए पे भी करना पड़ेगा, मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए भी आपको खर्चा करना पड़ेगा उसके लिए। सो बाइंग एंड रनिंग ऑफ अ सर्वर इज कॉस्टली, ये इसका एक मेन डिसएडवांटेज हुआ। डिपेंडेंसी ऑफ सेंट्रल लोकेशन इज फॉर मोस्ट ऑपरेशंस। अब एक सर्वर है, तो अगर वो सर्वर ही शट डाउन हो गया, एक सर्वर ही बैठ गया, तो सारे के सारे जो क्लाइंट्स हैं उनका काम वहां पर खराब हो जाएगा। भाई अगर आप सपोज बैंक में गए हो और बैंक का सर्वर ही काम नहीं कर रहा है, तो क्या होते हैं सारे कस्टमर, फिर उनका टाइम वेस्ट हो जाता है, उनको वहां पर वेट करना पड़ता है। तो ये एक सेंट्रल लोकेशन बेस्ड सिस्टम हो जाता है। तो अगर इन केस कुछ भी गड़बड़ होती है तो सारी डिपेंडेंसी उस सर्वर मशीन पे होती है और उसकी वजह से सारे ऑपरेशन डिस्टर्ब होते हैं, राइट। तो ये भी थोड़ी सी डिसएडवांटेज क्वालिटी में ले सकते हैं हम। देन लास्ट डिसएडवांटेज इज रेगुलर मेंटेनेंस एंड अपडेट्स आर रिक्वायर्ड। मेंटेनेंस इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है सर्वर्स की, ताकि वो स्मूथली वर्क करते रहें। अपडेट्स टाइम टू टाइम रिक्वायर्ड होते हैं ताकि वो क्लाइंट मशीन के जितने भी एप्लीकेशंस हैं सबके साथ में कंपैटिबल हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस में काउंट। तो ये था अपना नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप ये क्लियर होगा। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन कंप्लीटली ऑन नेटवर्क और सर्वर्स, तो हम इसको सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। यस वैभव? ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम अपना इस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कि एक नेटवर्क के अंदर सारे सिस्टम काम करते हैं, ठीक है, और उसके अंदर अपने सारे रिसोर्सेज शेयर करते हैं। रिसोर्सेज हार्डवेयर भी हो सकते हैं और सॉफ्टवेयर फॉर्म में भी हो सकते हैं, ओके। तो अब इसके कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और उसके अंदर ये चीजें वापस से रिपीट भी होंगी।
Distributed system are multiple central processors to serve multiple real-time application and multiple users. Data processing jobs are distributed among the processes accordingly. इसके अंदर जो भी जॉब्स आती हैं मल्टीपल सिस्टम है और मल्टीपल यूजर्स है, तो किसी भी पॉइंट पर जिनको हम नोड कहते हैं नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं उनको हम नोड्स कहते हैं, किसी भी नोड पर कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो उसको अगर ये सिस्टम फुलफिल कर सकता है तो फुलफिल कर देगा, और नहीं कर सकता है तो अपने नेटवर्क में देखेगा कि क्या मेरी कोई दूसरी डिवाइस इस रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकती है। अगर कोई दूसरी डिवाइस फुलफिल कर सकती है तो वो उसको उसकी हेल्प ले लेगा, उसके रिसोर्सेज यूज कर लेगा इंटरनली और अपने डिवाइस के थ्रू अपने यूजर को आउटपुट दे देगा। ओके ओके अनुभूति। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, the processor communicate with one another through various communication lines such as high speed buses or telephone lines. These are referred as loosely coupled system or distributed system. Processors in a distributed system may vary in size and function. These processors are referred as sites, nodes, computers and so on. इसके अंदर जो सारे कंप्यूटर लगे इनको हम नोड्स बोल सकते हैं, कंप्यूटर्स बोल सकते हैं, ठीक है, साइट्स बोल सकते हैं, और इसका दूसरा नेम होता है लूजली कपल्ड सिस्टम। तो कहीं पर आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज लूजली कपल्ड सिस्टम, तो वो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जिसके अंदर कि आप कुछ भी रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। अब ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं वो भी हमने देख लिया। कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है, हाई स्पीड बसेस और टेलीफोन लाइंस के, जैसे नेटवर्किंग में कनेक्शंस होते हैं सेम इसमें भी चलते हैं, हाई स्पीड कनेक्शंस होते हैं ताकि यूजर को पता ही ना चले कि आपकी रिक्वेस्ट उस डिवाइस से फुलफिल ना हो करके किसी दूसरी लोकेशन पे किसी दूसरी डिवाइस से फुलफिल हुई है, ठीक है। तो लोकेशन कहीं भी हो सकती है, दूसरे जो सिस्टम है उनका साइज कुछ भी हो सकता है, वेरी कर सकते हैं साइजेस। सपोज इसकी स्पेसिफिकेशन जो मेरे नोड है उसकी स्पेसिफिकेशन लो है, दूसरा जो नोड कनेक्टेड है उसकी हाई है, तीसरा जो है उसकी मीडियम है, तो ये कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सेम कैटेगरी सेम स्पेसिफिकेशन के सिस्टम ही होने चाहिए, वो वेरी कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इसके अंदर। सो विद रिसोर्स शेयरिंग फैसिलिटी अ यूजर एट वन साइट मे बी एबल टू यूज द रिसोर्सेज अवेलेबल एट अनदर। सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि अगर एक पॉइंट पर कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं है एक नोड पर तो भी यूजर दूसरे नोड की सर्विसेज ले पा रहा है, रिसोर्सेज शेयर हो पा रहे हैं। स्पीड अप द एक्सचेंज ऑफ डेटा विद वन अनदर वाया इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। अब इनका जो डेटा का एक्सचेंज होता है वो मेल्स और इस तरह के मेलिंग फैसिलिटीज से होता है कि आपका जो ओवरऑल जिसको हम बोलेंगे रिस्पॉन्स टाइम है वो कम से कम टाइम में रिस्पॉन्स कर दे उसको, यानी कि फास्ट रिस्पॉन्स। If one site fails in a distributed system, the remaining sites can potentially continue operating. Okay, अब ये भी बहुत अच्छा एडवांटेज है इसका कि अगर कोई वन साइट फेल हो जाती है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में तो उसके बाकी के नेटवर्क पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट लाइक दिस, अगर मेरा ये वाला नोड जो है वो काम करना बंद कर दे, ठीक है, सपोज खराब हो गया मेरा ये नोड, काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा ये पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा या ये पूरा नेटवर्क वर्क नहीं करेगा। बस ये नोड काम नहीं कर रही होगी, इस नोड की हेल्प से कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रही होगी, बट बाकी का नेटवर्क एज इट इज काम करेगा। ओके, टोपोलॉजीज पढ़ी होंगी ना आप लोगों ने, तो जैसे स्टार टोपोलॉजी आपका होता था वहां पर, तो स्टार भी नहीं, आपका जो सेंट्रल वाला हब वाला जो टोपोलॉजी होता था उसके जैसा ही ये काम कर रहा है कि अगर एक नोड आपकी खराब भी हो रही है तो बाकी के सिस्टम्स एज इट इज काम करेंगे बिकॉज वो आपस में कनेक्टेड हैं डायरेक्टली, इस डिवाइस की रिक्वायरमेंट नहीं है उनको कनेक्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है इसका बेटर सर्विस टू कस्टमर। ऑब्वियसली बेटर सर्विस मिल ही रही है कस्टमर को, कैसे मिल रही है, क्योंकि उसकी सारी रिक्वेस्ट फुलफिल हो रही है भले ही वो नोड कैपेबल है या फिर नहीं। रिडक्शन ऑफ द लोड ऑन द होस्ट कंप्यूटर, जो आपकी होस्ट कंप्यूटर है उस पर चीजें फटाफट से आ रही हैं,
अगर उसकी डिस्क स्पेस, उसकी मेमोरी केपेबल भी नहीं है उस चीज को प्रोसेस करने के लिए, तो भी वो कर रही है बिकॉज उसने शेयर किया है दूसरे की रिसोर्सेस को। डिले भी कम हो जाता है इसके अंदर। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। अब इसके अगर कुछ डिसएडवांटेज हम कहें, यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो आप यही कह सकते हो कि इसकी जो कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाती है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर कोई भी क्वेरी या क्वेश्चंस हो तो प्लीज पूछ लीजिए। देन हम लास्ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इतना क्लियर है सब लोगों को? ओके, तो नेक्स्ट है अपना रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो उसकी हेडिंग देखो सबसे पहले कि वो क्या डिस्क्राइब करना चाहती है, बिकॉज हेडिंग या टॉपिक का जो नेम होता है वो उस कंटेंट से ही आता है, जो उसका बिहेवियर है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वर्ड है रियल टाइम। अब रियल टाइम क्या होता है? एक तो टाइम शेयरिंग, जो टाइम को शेयर कर रहा था। रियल टाइम मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली उसी टाइम पर जो आपने सोचा है। ठीक है, अगर मैंने कहा कि मुझे एक पेज राइटिंग करनी है, एक पेज लिखना है, और मैंने बोला कि मैं इसको 5 मिनट में लिख लूंगी, तो क्या एग्जैक्टली मैं उसको 5 मिनट में लिख रही हूँ? अगर लिख रही हूँ तो दैट इज रियल टाइम। अगर नहीं, अगर लेट हो रहा है तो वो रियल टाइम नहीं है। ठीक है, फिर वो नॉर्मल हो गया कि एक हमने assumption किया था। तो ये रियल टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो आपके बिल्कुल ऑन टाइम आपको आउटपुट देते हैं। जस्ट लाइक मेडिकल सेक्टर में जो आपकी मशीन्स यूज होती हैं, या फिर डिफेंस में जो यूज हो रही है, मिसाइल्स वगैरह में यूज हो रही है, सुपर कंप्यूटर्स में यूज हो रही है, तो वहां पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करते हैं वो सभी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। मोर पावरफुल होते हैं हम लोग के पीसीज के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कई गुना ज्यादा। इसीलिए उनकी कॉस्ट हाई होती है, राइट? उनके जो प्रोसेसर होते हैं वो उनसे मैच करते हुए होते हैं। तो यहाँ पर रियल टाइम का मतलब है कि आपका आउटपुट आपको इन टाइम ही मिलेगा। अगर इसके पॉइंट्स हम देखें, रियल टाइम सिस्टम इज डिफाइंड एज अ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम in which the time interval required to process and respond to input is so small that it control the environment. ठीक है, इसका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो बहुत मिनिमम होता है। आपने देखा होगा कि जो आपने टीवी वगैरह पे, मूवीज वगैरह में देखा होगा, तो जो मिसाइल लॉन्च के लिए जो मशीन्स होती हैं, उसमें चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन हो, विद इन टाइम आउटपुट मिलता है। जितने टाइम में उन्होंने सोचा है कि हाँ इतने टाइम में मिसाइल लॉन्च हो जाएगी, इतने टाइम में ये वहां पहुंचेगी, वो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है। इसकी वजह से जस्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की हेल्प से, right? The time taken by the system to respond to an input and display of required updated information is termed as response time. अब response time हम बार बार यूज कर रहे हैं, तो response time एक्चुअली होता क्या है कि कितने टाइम में सिस्टम ने आपकी रिक्वेस्ट पे एक्शन लिया। तो ये बहुत ही कम होता है इसमें, कि बहुत कम टाइम में ये आपको रिस्पॉन्स दे देता है। So in this method, the response time is very less as compared to online processing. Other type of processing की comparison में यहाँ पर आपको response time बहुत कम मिलता है। Response time जितना कम होगा, speed उतनी high होगी, right? Real-time systems are used when there are rigid time requirement on the operation of a processor, or the flow of data, and real-time system can be used as a control device in a dedicated application. कहाँ पर यूज होते हैं ये सिस्टम? जहाँ पर रिजिड टाइम रिक्वायरमेंट होती है, इस टाइप के सेक्टर्स जहाँ पर टाइम एक बहुत मेन फैक्टर होता है। तो हमें पता है कि डिफेंस में, मेडिकल सेक्टर में, इस टाइप के सेक्टर्स में आपको टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है। जितने टाइम में उसको रिस्पॉन्स करना चाहिए मशीन्स को, डिवाइसेस को, उतने टाइम में वो रिस्पॉन्ड करें। मेडिकल तो आपको पता ही है कि जो वहाँ पर इक्विपमेंट्स लगते हैं, खर्चा इतना महंगा क्यों होता है? क्योंकि मशीन्स इतनी महंगी है, और वहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके काम कर रहे हैं दोज आर रियल टाइम। नहीं तो पेशेंट के लिए अगर उन्होंने 1 सेकंड में कुछ ऑपरेशन सोचा है और वो 5 सेकंड लगा रहा है, तो उतने टाइम में तो कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर इस टाइम के ही टाइप के ही सिस्टम वर्क करते हैं। A real-time operating system must have well-defined fixed time constraint, otherwise the system will fail. For example, scientific experiments, medical imaging system,
इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, वेपन सिस्टम, रोबोट्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, ये सब जो सिस्टम्स हैं ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को भी यूज करते हैं। ओके, तो ये था अपना रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं रियल टाइम के, वन इज सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम एंड वन इज हार्ड रियल टाइम सिस्टम। Real time operating system is categorized into 2 types, hard real time systems and soft real time systems. ठीक है, कि रियल टाइम तो है बट फिर भी 2 कैटेगरी बनाती है। 2 कैटेगरी क्या बनी है ये, कि एक तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है अपने टाइम, अपने रिस्पॉन्स टाइम को लेकर के, एक थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है। तो जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है दैट इज हार्ड रियल टाइम सिस्टम, एंड जो थोड़ा फ्लेक्सिबल है दैट इज सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। Okay, so hard real-time system guarantee that critical tasks complete on time. In hard real-time systems, secondary storage is limited or missing and the data is stored on ROM. ROM fast होती है, आपको पता है, तो यहाँ पर इसका सेकेंडरी स्टोरेज लिमिटेड होती है या मिसिंग ही होती है, क्योंकि वहाँ से जो प्रोसेसिंग होती है उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ज़्यादा डिले करता है। ठीक है, आपको पता होगा कि जैसे आपने अपने सिस्टम में हार्ड डिस्क लगाई है और हार्ड डिस्क अगर वो मैग्नेटिक वाली है तो ज़्यादा टाइम लेती है, एसएसडी लगाइए तो उतना ही कम टाइम लेती है, फास्ट आउटपुट देती है। तो ये जो डिवाइसेस होती है वो एक्चुअली होती टाइम कंज्यूमिंग ही है, क्योंकि वहाँ पर डेटा को जाना है, स्टोर होना है या फिर रिट्रीव होना है, तो उसके लिए सर्चिंग भी करनी पड़ेगी लोकेशन। तो वहाँ पर टाइम कंज्यूम ना हो, इसलिए इस टाइप के हार्ड रियल टाइम सिस्टम में इस स्टोरेज को लिमिटेड रखा गया है या फिर है ही नहीं, इस टाइप का बनाया हुआ है। तो डेटा कहाँ स्टोर होता है उस केस में, रोम के अंदर स्टोर होता है। इन दिस सिस्टम वर्चुअल मेमोरी इज ऑलवेज नेवर फाउंड। वर्चुअल मेमोरीज भी का कॉन्सेप्ट भी इस टाइप के सिस्टम पे वर्क नहीं करता है। वर्चुअल मेमोरी हम लोग को पता ही है क्या होती है, राइट? वर्चुअल मेमोरी हम लोगों ने पढ़ी थी एफएससी के अंदर भी, कि वर्चुअल मीन्स इमेजिनरी मेमोरीज। जैसे कि आपके रैम का साइज कम है लेकिन बड़ी एप्लीकेशन रन करनी है, तो आपके हार्ड डिस्क का एक पार्ट ही वर्चुअल मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि उस पूरी एप्लीकेशन का कुछ पार्ट संभाल के रखता है वहां पर, और बाकी पार्ट रैम के ऊपर लोड होता है और एग्जीक्यूट होता है। ओके, तो इस टाइप के सिस्टम में वो नहीं फाउंड होती है, कि इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, जो एप्लीकेशन है वो रैम ही इतनी केपेबल है कि उसको फटाफट रन कर देती है। सॉफ्ट रियल टाइम से थोड़ा लेस रिस्ट्रिक्टिव है, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम आर लेस रिस्ट्रिक्टिव। अ क्रिटिकल रियल टाइम task get priority over the other task and retain the priority until is complete. ठीक है, तो प्रायोरिटी बेस्ड चलता है इसमें कि कौन सी टास्क कितनी इंपॉर्टेंट है। तो एंड सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम हैव लिमिटेड यूटिलिटी देन हार्ड रियल टाइम सिस्टम। फॉर एग्जांपल मल्टीमीडिया, वर्चुअल रियलिटी, एडवांस साइंटिफिक प्रोजेक्ट लाइक अंडर सी एक्सप्लोरेशन एंड प्लानिटरी रोवर्स etc, इस टाइप की जो एप्लीकेशंस होती है वहां पर सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम वर्क करता है। कहाँ पर वर्क करेगा भाई सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम, जहां पर कि आप थोड़ा सा वेरिएशन चल सकता है आउटपुट में रिस्पॉन्ड टाइम, और जहां पर बिल्कुल नहीं चल सकता वहां पर हार्ड रियल टाइम सिस्टम अप्लाइड करेक्ट। तो ये थे अपने कुछ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर की हमने डिस्कस किया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, किसी को भी कोई कंफ्यूजन या क्वेरी? यस वैभव। मैम टाइम शेयरिंग और रियल टाइम में क्या डिफरेंस होता है? टाइम शेयरिंग और रियल टाइम में बहुत डिफरेंस है। टाइम शेयरिंग जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम था वहां पर सिंगल सीपीयू था जो कि मल्टीपल प्रोसेस के बीच में अपने टाइम को डिवाइड कर रहा था। उसका रिस्पॉन्स लेट भी हो सकता था, इवन होता ही था, क्योंकि एक ही सीपीयू है जो लगा है सबकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में। बट रियल टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मल्टी प्रोसेसिंग बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो वहां पर स्पीड इतनी फास्ट होती है कि आपका टाइम, आपका जो रिस्पॉन्स है वो इन टाइम आपको मिलता है। ओके ओके, now next topic is
कॉन्सेप्ट्स हैं अपने पास दो, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में इनके बीच में डिफरेंस या इनको शॉर्ट नोट्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और आप लोग को भी ये नॉलेज होनी चाहिए कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या है, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि सब एक ही चीज़ है। मल्टी मल्टी का मतलब मैनी, और प्रोसेसिंग या प्रोग्रामिंग हो रही है तो मतलब बहुत सारी एप्लीकेशन एक साथ रन हो रही है। बट ये कॉन्सेप्ट दोनों बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। मैनी तो है बट वर्किंग स्टाइल इनका अलग अलग, तो वो हम इसके अंदर देखेंगे। तो मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स। Now first is, what is multi programming operating system? Multi programming operating system क्या होता है? ओके, टाइम अप हो चुका है अपनी क्लास का, तो हम इसको कल स्टार्ट करेंगे। अभी रिलेटेड क्वेरीज हो तो आप लोगों को स्टार्ट करें टॉपिक, तो अभी नहीं करते हैं, कल इसको स्टार्ट करें।